बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 27 दिसंबर मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का दिन था। उस दिन बहुत से ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए जिनको आज तक सही तरह बयान ही नहीं किया गया, और शायद बयान किया भी गया हो तो आपकी नज़रों से नहीं गुजरा होगा। मैं चूँकि उस वक्त खुद रिपोर्टिंग कर रहा था और इस्लामाबाद के लिए उस वक्त मैंने नया ARY न्यूज़ से स्विच किया था एक्सप्रेस न्यूज़, और एक्सप्रेस न्यूज़ जो है उन दिनों में बिल्कुल टेस्ट ट्रांसमिशन में था, अभी मुकम्मल लॉन्च नहीं हुआ था। उसकी टेस्ट ट्रांसमिशन तो शुरू हो चुकी थी लेकिन प्रॉपरली आप कह लें अभी लॉन्च नहीं हुआ। तो मैं उस वक्त ARY न्यूज़ से हम टीवी पे एक्सप्रेस न्यूज़ पर जो है मैं उस वक्त काम कर रहा था, ब्यूरो चीफ था, और मैं खुद कवर भी कर रहा था इवेंट्स को। 27 दिसंबर को मैं आज आपको वो सारी बातें बताऊंगा जो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो, अजीम खातून, एक अजीम सियासतदान, मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की सियासत में उनका चले जाना एक बहुत बड़ा खिला पैदा हुआ, और एक अच्छी सियासतदान थी, एक दूरअंदेश सियासतदान थी और जमहूरियत पसंद थी, जो सबसे बड़ी बात थी, और दलेर भी थी। जितनी दलेरी के साथ मरते तो बहुत कई लीडर जो है वो चले गए, लेकिन इस दलेरी के साथ के पता हो कि मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है और उसके बावजूद खड़े हो जाना बहुत कम, और एक खातून के लिए तो बहुत बड़ी बात है। वापस थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं आज आपको वो तमाम वाक़यात बताऊंगा जो 27 दिसंबर को बल्कि 26 दिसंबर से शुरू हुए। मतलब 26 दिसंबर से ही हमें ये अंदाज़ा हुआ, मुझे एटलीस्ट अंदाज़ा हुआ कि बहुत हालात ख़राब हैं। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ 26 दिसंबर से, जहाँ पर जब 26 दिसंबर था तो चूँकि तैयारी शुरू हो चुकी थी मोहतरमा के लियाकत बाग रावलपिंडी के जलसे की, और हमारा ये होता है कि जब पुलिस जो है वो सिक्योरिटी वाले इंतज़ाम कर रहे हों, सिक्योरिटी के इंतज़ाम और आगे पीछे, तो हम उनका एक इंटरव्यू लेने की कोशिश करते हैं, बल्कि लेते हैं ताकि उसमें ख़बर में चल जाए एक दिन पहले कि ये इंतज़ाम सिक्योरिटी के हवाले से किए गए। तो उस वक़्त रावलपिंडी के जो RPO थे, जिन पर बाद में केस भी बना और वो नौकरी से फारिग हुए लेकिन फिर बहाल भी हो गए, मैंने उनसे उस वक्त वो RPO रावलपिंडी, मैंने उनसे टाइम लिया 26 दिसंबर को कि सर आपसे 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा मैं इंटरव्यू करूँगा और ख़बरों के लिए, ताकि क्या इंतज़ाम सिक्योरिटी के हवाले से। उन्होंने कहा आ जाओ यार, कोई मसला ही नहीं है, तुम जब मर्ज़ी आ जाओ। खैर दोपहर का वक्त 11-12 बजे के करीब मैं उनके अपनी टीम के साथ, जिसमें एक लाइटिंग क्रू था, कैमरामैन था, और चले गए उनके ऑफिस में। अब बैठे हुए आमने सामने टेबल पे मैं और वो दोनों बैठे हुए, उन्होंने अपने ऑपरेटर को फ़ोन करके कहा कि अब 10-15 मिनट तक कोई कॉल नहीं मिलाना, मैं एक इंटरव्यू लूँ। और कैमरामैन जो है मेरा वो लाइटिंग सेट करने लग गया, और टेबल की चीज़ें ये सारी वो उन्होंने मेरे कैमरामैन ने जो है वो सीधी करनी शुरू कर दी। इसी दौरान जो है बैठे हुए हम आपस में नॉर्मल बातें कर रहे थे, क्या खाया, क्या पिया, क्या चल रहा है, जो नॉर्मल एक बातें होती थी। इस दौरान ही मेरा कैमरामैन जो है वो सेटिंग कर रहा था। इस दौरान ही एक कॉल आ गई, हालांकि कॉल मना की गई थी कि कॉल नहीं करनी, लेकिन ज़ाहिर अर्जेंट थी, तो ऑपरेटर ने उनको कहा कुछ, मैं तो सामने बैठा हुआ था टेबल पे, और जैसे ही वो कॉल उन्होंने सुनी तो करते रहे, और हार्डली 8-10 सेकंड के बाद उन्होंने कहा व्हाट, और मैंने खुद फील किया कि उनके चेहरे का जो रंग है वो एकदम से बदल गया है, और व्हाट इन्होंने इस शिद्दत और इस हैरानगी से और इस खौफ से उसमें मिला जुला तासुर था कि मैं उनके चेहरे का रंग देख के मैंने भी फील किया कि बहुत कोई अर्जेंट मैटर हो गया। लेकिन उन दिनों में आपको याद होगा कि उस दिहाई में बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात, हर दूसरे दिन सुसाइड अटैक, ब्लास्ट हो रहे थे, तो मैं समझा कि ये ना अल्लाह खैर करे कि कहीं से कोई इतला आई हो। खैर उन्होंने जब फ़ोन बंद किया, हाँ ही करते रहे, और उन्होंने आखिर में ये कहा कि ठीक है मैं आता हूँ, ये कह के उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। और मैंने उनसे बाकायदा पूछा कि सर खैरियत है, एकदम से क्या हो गया, आपकी बदल गई है, चेहरे का रंग बहुत उतरा हुआ है एकदम से। नहीं कुछ नहीं, बाद में बात करेंगे, तो इस तरह करके उन्होंने, तो मुझे ये होगा कि चले एटलीस्ट कुछ ऐसा वाक़या नहीं हुआ। इतनी देर में हमारा कैमरामैन जो है मेरा, उसने पीछे दीवार जो थी काफ़ी दूर थी, जो उनकी बैक साइड पे दीवार थी RPO की, तो मैंने उस तस्वीर को, उस एक तस्वीर थी कायद आज़म की, तो मेरा कैमरामैन जो है ना उसने पीछे एक बैकग्राउंड बनाने के लिए
कायद आज़म की वो जो तस्वीर पीछे दीवार पर लगी थी, उन्होंने पीछे ला के एक झंडा पड़ा होता पाकिस्तान का, अगर आपको पता हो, पुलिस का और पाकिस्तान का हर ऑफिसर के पीछे, तो उसने उसके दरमियान में ला के एडजस्ट करके वो खड़ी कर दी दीवार से उतार कर। और उन्होंने आरपीओ साहब ने एकदम से पीछे देखा तो वो तस्वीर देख के, तो हालांकि उनके सामने वो कर रहा था सब कुछ, एकदम से वो शाउट हो गए, स्टूपिड इंसान, तुम्हें नजर नहीं आता, तुमने ये क्या किया, तुमने मेरी चीज को हाथ किस तरह लगाया, तुम्हें जुर्रत कैसे हुई तुमने ये उतार के। मैंने एकदम से उनका जो, हालांकि बड़े नॉर्मल अंदाज में बात हो रही थी, तो मैंने एकदम से उन्हें कहा, मैंने कहा सर कोई इतना मसला नहीं, वापस रख देते हैं, कोई ऐसा इशू तो नहीं है, लेकिन कम से कम आप बदतमीजी तो ना करें, क्योंकि वो उस पर शाउट कर रहे थे बड़ा रूडली। मैंने उन्हें बकायदा कहा, मैंने कहा सर आप बदतमीजी तो मत करें ना, वो वापस रख देता है, इसमें क्या, कायद आज़म की तस्वीर जो है वापस अपनी जगह पे लगा देगा। नहीं यार, इसको तमीज़ नहीं है, मतलब वो एक अजीब से ही उनका वो जिस तरह होता है ना, एकदम से डिप्रेशन और रूड और वो गुस्सा। खैर मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा सर अगर आपका ये रवैया है, मैं आपका इंटरव्यू नहीं करता। हाँ नहीं ठीक है, मुझे इंटरव्यू दे रहे। मैंने कहा सर मैंने अब करना ही नहीं, अब आप जो मर्जी कर ले, इंटरव्यू आपका बनता ही नहीं, आपको तो तमीज़ ही नहीं है बात करने की, और मैंने तो पहली दफ़ा देखा है कि आपके अंदर ये ऐसा इंसान भी है। खैर तू तड़ाक के बाद मैंने कैमरा मैन को कहा सामान पैक करो, नहीं करना इंटरव्यू, चलो सामान पैक किया। बाहर हमारी वो एक्सप्रेस न्यूज़ की गाड़ी खड़ी थी, DSNG वगैरह, उसमें आके बैठे, चले गए। रास्ते में मुझे कई पुलिस ऑफिसर्स के फ़ोन आए कि यार वो क्या किया है तुमने उनके साथ, वो बड़े गुस्से में। मैंने कहा यार मैंने तो कुछ भी नहीं किया, वो खुद उन्होंने जो कुछ किया किया। और नहीं तुम्हें नहीं पता यार, ऐसी इतलात आ रही हैं, तो वो बड़ा परेशान था, तो वापस आ जाओ। मैंने कहा नहीं, अब मैं बहुत दूर आ गया हूँ, क्योंकि पिंडी से हमने वापस इस्लामाबाद जाना था पारा, और काफ़ी लंबा फासला, रश भी होता है, तो हम आधा सफ़र तकरीबन तय कर चुके हैं। ये तो हो गया 26 दिसंबर को। 27 दिसंबर को आपको पता है कि बेनज़ीर भुट्टो पर ऑलरेडी अटैक हो चुके थे, कराची में सुसाइड अटैक हो चुका था, और उनको मुतवातर धमकियाँ मिल रही थी, और बेनज़ीर को इस बात का, शहीद मोहतरमा को इस बात का अंदाज़ा था कि उनके ऊपर स्वेर उनको धमकी और अटैक की वो है इत्तलात है। लियाकत बाग में जब उनका जलसा ख़त्म हुआ तो हम कवर कर रहे थे, मतलब जब उनका आना था, आए मोहतरमा आई, सारा जलसा हुआ, तो हम मुतवातर आगे पीछे घूमते रहे थे, क्योंकि हमारा काम सिर्फ ये होता है, क्योंकि जो क्राइम रिपोर्टर्स हैं बेसिकली उन्होंने क्राइम की सिचुएशन को डील करना होता है। जो उनके जलसे की स्पीच वगैरह थी, वो जो उनकी बीट, पीपल्स पार्टी की बीट करने वाले रिपोर्टर थे या वो दूसरे थे, वो कवर कर रहे थे। और अभी जलसा जो है वो एंडिंग होने ही वाली थी, यानी हो चुकी थी, बीबी स्टेज से उतर रही थी, और हमने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि सब खैर खैरियत से हो गया। और उसके बाद इतने में मुझे फ़ोन आया कि आपको याद होगा, बाकी जो लोग देख रहे हैं शायद कुछ लोगों को याद हो, कि उस दिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की रैली भी पिंडी में दाखिल हो रही थी, और वो आ रही थी रवात वाली साइड से। उस वक्त वो वहाँ पे मौजूद थी, कश्मीर हाईवे पे, जो रोड पुराने एयरपोर्ट की तरफ टर्न करती है रवात से, उस पॉइंट पे वो आगे इस्लामाबाद की तरफ उन्होंने जाना था, और दोनों भाई जो है उनकी रैली मुस्लिम लीग नून की वो इंटर हो रही थी। तो इत्तला मिली कि उन पर हमला हो गया है, हमला यानी 2 ग्रुपों में लड़ाई हो गई है उनकी रैली में, और 3-4 लोग कत्ल भी हो गए हैं। बहुत बड़ी खबर थी, क्योंकि खुद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ उस वक्त उस एक गाड़ी में रैली में मौजूद थे। तो मैंने वहाँ से निकलने की, क्योंकि जलसा ख़त्म हो गया था मोहतरमा का, और मोहतरमा गाड़ी में भी बैठ चुकी थी, तो मैं वहाँ से निकला कि अब ये तो ख़त्म हो गया, अब ज़ाहिर अगली जगह पहुँचे, वहाँ से रिपोर्टिंग करनी पड़ी। वो बड़ा वाक़या लग रहा था उस वक्त कि नवाज शरीफ की रैली पर फायरिंग होगी। अभी मैं हार्डली 1-2 किलोमीटर दूर ही मेरी गाड़ी पहुँची होगी, जलसा मैं छोड़ चुका था मोहतरमा का, और क्योंकि वो गाड़ी में बैठ गई थी और वहाँ से निकल रही थी। तकरीबन कोई 1-2 किलोमीटर दूर मुझे एक सोर्स का, मेरा सोर्स था पुलिस में, जो उस वक्त रेस्क्यू 15, और आपको पता है कि रेस्क्यू 15 जो पिंडी का ऑफिस है वो बिल्कुल लियाकत बाग के साथ जुड़ा हुआ है, यानी उनकी दीवारें आपस में जुड़ी हुई हैं, और वो एक दूसरे से, मतलब वहाँ पे हर चीज़ आपको खड़े होकर आप रेस्क्यू 15 पूरा लियाकत बाग देख सकते हैं। तो उस पुलिस में जो मेरा दोस्त था या सोर्स था, वो उस वक्त 15 में था रेस्क्यू में। उसने मुझे कॉल किया कि साकिब भाई किधर है। मैंने कहा जी मैं तो निकल आया हूँ, खैरियत है। कहने लगा वो ब्लास्ट की आवाज़ आई है। मैंने कहा वाकई? कहता है हाँ जी, पहले गोलियों की आवाज़ आई है और फिर ब्लास्ट की आवाज़ आई। बस ये सुनना था, तो वहीं से मैंने गाड़ी, मैं उस वक्त मरी रोड पे था, मैंने गाड़ी अगले यू टर्न से
उस वक्त पुराना मरी रोड था, अब तो खैर काफ़ी चेंज हो गया, ओवरहेड ब्रिज वगैरह बन गए, लेकिन उस वक्त मैंने फ़ौरन गाड़ी वहाँ से वापस मोड़ी और भागे वापस के पहुँचे, ब्लास्ट हो गया। बहुत बड़ी खबर थी। तो मेरा ख्याल है कि अभी लियाकत बाग वाला मोड़ में मोड़ा नहीं होगा। तो मैंने सबसे पहले जो है वहाँ पे सूरत हाल देखी तो ट्रैफिक ब्लॉक होना शुरू हो गई। ज़ाहिर ब्लॉक हुआ था और मेन रोड के ऊपर हुआ था लियाकत बाग। ये मैं आपको अब एक एक लम्हे की चीज़ बता रहा हूँ। ये बात लंबी तो हो जाएगी, लेकिन कुछ लोग हो सकता है इसको बोर महसूस कर रहे हो, लेकिन मेरे लिए एक एक लम्हा जो था उस वक्त मैं उसको बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब मैं अभी लियाकत बाग के करीब पहुँचा तो सबसे पहले ये ख्याल आया कि मोहतरमा तो खैरियत से हैं, क्योंकि उस वक्त तक एम्बुलेंसेस और वो सब पहुंच रही थी और रोड मुकम्मल ब्लॉक हो चुका था। गाड़ी मैंने भी एक साइड पे पार्क कर दी और पैदल दौड़ लगा दी, क्योंकि आगे जगह ही नहीं बन रही थी, रोड ब्लॉक हो चुकी थी। लियाकत बाग के पास पहुंचे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था। इतने में मैंने, जाहिर है वो आगे ब्लॉक हो चुकी थी रोड और किसी को जाने नहीं दे रही थी पुलिस। मैंने उस रहमान मलिक साहब, अगर आपको याद हो, सेनेटर, जो अब सेनेटर, उस वक्त पीपल्स पार्टी, मोहतरमा की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी रहमान मलिक साहब के जिम्मे हुआ करती थी। उन्होंने ही सिक्योरिटी, इजलास की, जुलूस की, जलसे की, ये सारी उनके जिम्मे थी। तो मैंने सबसे पहले रहमान मलिक साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा मलिक साहब वो ब्लास्ट हो गया है। तो कल के हाँ मुझे इतला मिली है। मैंने कहा इतला मिली, आप खुद कहाँ हैं? क्योंकि एक तसल्ली मुझे हुई कि रहमान मलिक साहब साथ होते थे उस वक्त मोहतरमा के। तो कहने लगे कि मैं तो घर पहुँच गया हूँ। मैंने कहा जी बीबी? कहने लगे बीबी जो है ना वो घर पहुंच गई है, वो तो निकल गई है वहाँ से, अल्लाह ने सब खैर की है और वो निकल गई हैं, खैर खैरियत से पहुंच गई हैं। अच्छा, मेरे ये सुनने के बाद ना मैं एटलीस्ट थोड़ा सा ये होगा कि बीबी खैर खैरियत से, मोहतरमा जो है वो निकल गई हैं। और ये तमाम चैनल्स पे, ये सिर्फ मेरे चैनल्स पे नहीं, तमाम चैनल्स पे, उस वक्त 3-4 चैनल होते थे, ज़्यादा चैनल होते नहीं थे। तो सब पे ये खबर चलनी शुरू हो गई कि मोहतरमा जो है एटलीस्ट वो खैर खैरियत से घर पहुंच गई। अच्छा, मैं उसके बाद जब ये पता चला जितनी डेड बॉडीज़ वगैरह हमें बताएगी उस वक्त, वो रिपोर्ट करने के बाद अभी एक तरफ ये ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी, दूसरी तरफ वो नवाज शरीफ की रैली वाली थी। मैं फिर वापस उस नवाज शरीफ की रैली की तरफ दौड़ पड़ा और ट्रैफिक ब्लॉक हो चुकी थी, फंसे हुए थे हम लोग। तो मेरे एक बहुत फैमिली फ्रेंड हैं, मेरे वाले साहब के दोस्त के बेटे हैं, आज भी प्रोफेसर हैं, वो डॉक्टर हैं रावलपिंडी में। तो वो अक्सर मुझे, जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है ना, तो वो मुझसे अक्सर फ़ोन करके, क्योंकि मैं क्राइम को कवर करता था, ये ब्लास्ट और सुसाइड अटैक्स, तो वो अक्सर मुझे फ़ोन करके ख़बर लेते थे, पूछते थे क्या हुआ है, कितनी अमवात हुई हैं या क्या। तो उन्होंने मुझे पहली कॉल की और मैं चूँकि उस वक्त मुतवातर वो इन्फॉर्मेशन ले रहा था एक दोनों साइड की, तो मैंने उनकी कॉल को एक दफ़ा काट दिया। आपको याद होगा उस वक्त फ़ोन भी पुराने होते थे, ये स्मार्टफोन नहीं थे, वो नोकिया के और एरिक्सन वगैरह के मोबाइल फ़ोन होते थे पुराने, खाली जिस पर नंबर आता था और डिस्प्ले नहीं था। तो मैंने उनकी एक दफ़ा कॉल को काट दिया। दूसरी दफ़ा फिर उनकी कॉल आई 5 मिनट के बाद, मैंने फिर काट दिया। तीसरी दफ़ा उनकी कॉल आई ना, तो मैंने गुस्से से इस मतलब तासुर के साथ फ़ोन उठाया कि मैं इरिटेट हो रहा हूँ आपकी कॉल से। मैं बाकायदा मतलब उस वक्त इन्फॉर्मेशन ले रहा था और मुझे इंटरप्ट कर रही थी वो कॉल। तो मैंने बड़े रूडली से अंदाज से मैंने, जी भाईजान बताएं। तो साकिब, वो नाहिद खान जो है उसको चोट नहीं आई है, मखदूम अमीन फ़हीम को एक माइनर सा हार्ट अटैक है, उनको दिल की पेन है, तो बाकी ठीक हैं, कुछ इतनी डेड बॉडीज़ हैं। मैंने कहा आप क्या बात कर रहे हैं, मतलब आप किधर हैं? तो कहने लगे यार मैं अब ये जो जिसका नाम अब बेनज़ीर भुट्टो शहीद हॉस्पिटल है, ये उस वक्त RGH के नाम से, रावलपिंडी जनरल हॉस्पिटल के नाम से था। मुझे कहने लगे कि मैं अंदर हूँ इधर RGH में और जहाँ पर सबको लाया गया। तो उन्होंने मुझे, फिर मैंने उनसे दोबारा पूछा कि, मैंने कहा अच्छा आप दोबारा बताएं ये नाहिद खान की क्या कंडीशन? अमीन फ़हीम को माइनर सा अटैक है, दिल की तकलीफ़ हुई है, लेकिन कोई इस तरह वो नहीं है, कोई सीरियस बात नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद मैंने अचानक, मतलब वैसे ही मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मोहतरमा की कोई खैर खबर, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कोई खैर खबर? वो तो एक्सपायर हो गई ना। आप अंदाज़ा लगा लें कि 1 सेकंड पहले तक आपको ये हो कि मोहतरमा खैर खैरियत से पहुंच गई हैं और बाकी जो है वो ज़ाहिर डेड बॉडीज़ का नुकसान तो था ही, बहुत नुकसान था। जब उन्होंने कहा कि एकदम से कि मोहतरमा तो एक्सपायर हो गई है, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाईजान
मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, वो एक्सपायर हो गई हैं। भाईजान, मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बात कर रहा हूँ। यार मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि वो एक्सपायर हो गई हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, सांस नहीं ले रही, वो सांस उनका बहाल नहीं हो रहा। मैंने कहा जी किधर? कहते हैं वो अंदर है, ऑपरेशन थिएटर में है, हम पंप कर रहे हैं उनको डॉक्टर्स के साथ, लेकिन उनका सांस नहीं आ रहा। अभी तक हमने डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन उनका सांस नहीं आ रहा। उस वक्त तक तमाम चैनल्स ये चला रहे थे कि वो खैर खैरियत से घर पहुंच गए अकॉर्डिंग टू रहमान मलिक। उनका ये कहना था, मैंने उनकी अगली बात सुनी ही नहीं कि वो क्या कह रहे हैं या मुझे और क्या बताना चाह रहे हैं। मैंने उनकी कॉल काट दी। उस वक्त हमारे डायरेक्टर न्यूज़ थे फाद हुसैन साहब, जो आजकल मेरे ख्याल डॉन में है। ये हमारे दोस्त भी थे, बहुत अच्छे, हमारे बॉस भी थे। तो मैंने उन्हें कॉल किया क्योंकि ये डायरेक्टर न्यूज़ थे। मैंने कहा फाद भाई, मोहतरमा एक्सपायर हो गई। यार क्या बकवास कर रहे हो यार, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा जी मैं आपको कंफर्म खबर दे। वो नहीं भाई, ये खबर नहीं देनी है, ये खबर नहीं चलानी, ये हमारा तो आग लग जाएगी, हमारे दफ्तर को जला देंगे। क्या बात कर रहे हो तुम? मैंने कहा सर मैं आपको कंफर्म खबर दे रहा हूँ। नहीं भाई, ये खबर नहीं देना, प्लीज़ ये खबर रोक लें आप, ये खबर नहीं देनी। चुप हो गया। 2 मिनट बाद ना मुझे फाद हुसैन साहब का दोबारा फ़ोन आया। कहते हैं यार तुम वैसे दे दो कि ये इत्तलात चल रही हैं कि उनको भी ज़ख्म आए हैं, लेकिन उनकी फौतगी वगैरह की ऐसी कोई खबर नहीं देना। मैंने कहा जी ठीक है। मेरा बीपर आया फ़ोन पे जो लाइव लेते हैं, तो उसमें उन्होंने मुझसे, एंकर ने पूछा कि जी मोहतरमा के बारे में कुछ नई इत्तलात सामने आई हैं। अब ज़ाहिर है मेरे पास खबर थी, वो खबर मुझे हज़म नहीं हो रही थी। एक मैं परेशान भी था, शॉक था। तो मैंने उन्होंने कहा कि एंकर ने जब मुझे सवाल किया कि उनकी हालत के बारे में कुछ नई इत्तलात आ रही है, तो मैंने एकदम से कुछ रहा नहीं गया, मैंने कह दिया। मैंने उनकी बिल्कुल डेथ तो नहीं कहा, मैंने कहा जी कि वो मोहतरमा को जो बताया जा रहा था वो घर पहुंच गई हैं, वो गलत इत्तला थी। मोहतरमा इस वक्त RGH में हैं और उनका सांस नहीं आ रहा। उनका